अस्सलाम वालेकुम। 28 जून 1914 गुरिलो प्रिंसप एक 19 साल बोस्नियाई नौजवान ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस फेर्डिनेंड को गोलियां मार के हलाक कर देता है। प्रिंस के साथ उस वक्त उसकी वाइफ सोफिया भी होती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बोस्निया और सर्बिया पे हमला कर देता है। सर्बिया को बचाने के लिए रशिया आता है और रशिया की मदद करने फ्रांस। उसके बाद एक से एक मुल्क इसमें शामिल होता है। बाद में जापान और अमेरिका और बुश एम्पायर सब जुड़ जाते हैं और उसे वर्ल्ड वॉर वन के नाम से याद किया जाता है, जो 1914 से शुरू हुई और 1918 तक, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इससे ज्यादा लोग घायल हुए, जो बुरी तरह जख्मी हुए। क्या अजीब नहीं लगता ये सुनने को कि ये इतने से छोटे से वाकये के ऊपर इतनी बड़ी जंग हो जाए? ये ऐसा है नहीं, इसके पीछे काफी प्रेशर बन चुका था। ये तो वाकये ने सिर्फ उस पे माचिस की तीली का काम करा, उससे पहले काफी प्रेशर बन चुका था। असल में ये 19 का जो टाइम था उसमें आज के जो मुल्क हैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं था मामला। पहले बिल्कुल बड़े बड़े एम्पायर थे, जैसे बुश एम्पायर, जिसकी तकरीबन पूरी दुनिया में उस वक्त चौथा हिस्सा उसके नीचे था। ऐसे रशियन एम्पायर था, ऑस्ट्रेलिया एम्पायर था, जर्मनी एम्पायर था और बड़े बड़े एम्पायर थे। 1978 में रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग होती है, जिसके नतीजे में ट्रीटी ऑफ बर्लिन एक मसौदा तैयार होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को बोस्निया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात दिए जाते हैं। रशिया की जंग बेसिकल डायरेक्ट ऑटोमन एम्पायर के साथ नहीं होती, बल्कि वो इन बाल्कन एंड, जिन्हें ईस्ट में बाल्कन एंड कंट्री कहा जाता है, उनकी मदद कर रहा था। बाल्कन कंट्री में बोस्निया, सर्बिया, बल्गारिया वगैरह होते हैं। इनकी आज़ादी के लिए इनका साथ दे रहा होता है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। अब ऑटोमन एम्पायर क्योंकि अपने इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से काफी मुश्किलात का शिकार हो चुका होता है, तो ये बात तय होती है कि ऑस्ट्रेलिया एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा बोस्निया की, लेकिन अलामती तौर पर ऑटोमन एम्पायर के नीचे ही रहेगा बोस्निया। लेकिन 1907 में ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तौर पर बोस्निया पे कब्जा कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से कहता है कि हम मुकम्मल तौर पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इसलिए आप बीच में किसी किस्म की कोई मुदाखलत रशिया ना करे। रशिया किस भी आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि उसे भी कुछ चाहिए होता है। वो ऑटोमन एम्पायर के एक दूसरे सी ऑफ ब्लैक सी ऑफ मारा के साथ कुछ इलाका होता है जो ऑटोमन एम्पायर का होता है, जिसपे रशिया कब्जा करना चाहता है। दोनों के बीच में डील होती है, दोनों अपने अपने मफाद के लिए सही होते हैं। तय होता है कि एक दूसरे के मामलात में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, बोस्नियाई लोग जो होते हैं ये बेसिकल स्लाविक होते हैं, जो सर्बियन का और इनकी नेशनैलिटी आपस में बिल्कुल एक, ये अपने आप को स्लाविक लोग कहलाते हैं। ये बोस्निया कभी नहीं चाहते कि वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे रहे, क्योंकि 400 साल वो ऑटोमन एम्पायर के नीचे रहे। वो उनसे आजादी के बाद वो नहीं चाहते एक दूसरे मुल्क के नीचे जाए। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। सर्बिया के साथ मिलकर यूगोस्लाविया के नाम से वो अपनी अलग रियासत बनाना चाहते। अब रशिया जो है, ये अब रशिया के अपने मुल्क में भी काफी स्लाविक लोग थे। उन्होंने रशिया के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है हमारे स्लाविक लोगों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आके पूरा कब्जा करे। अब ऑस्ट्रेलिया ये सिचुएशन देखता है, क्योंकि रशिया अपने लोगों के आगे काफी मजबूर होता है और वो अपने लोगों के कहने पे सर्बिया की मदद करना शुरू कर देता है और सर्बिया को हर तरीके से इमदाद करता है। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ये सिचुएशन देखता है तो अपने पड़ोसी मुल्क जर्मनी, क्योंकि जर्मन, इटली और ऑस्ट्रेलिया का आपस में एक इत्तेहाद हुआ था, इनके बीच में एक मुआहदा हुआ था कि अगर कोई दूसरा मुल्क हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमें एक दूसरे का साथ देंगे। अब यहाँ पे जर्मनी के पास जाता है, ऑस्ट्रेलिया से कहता है कि मैं यहाँ बोस्निया पे कब्जा करने जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है रशिया वहां पे इंटरफेयर करेगा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? जर्मनी कहता है क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर ये कब्जा करेगा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह आऊंगा। जर्मनी इटली को भी इस बात पे एग्री करता है कि तुम भी साथ दो। इटली मना कर देता है, क्योंकि इटली की सरहद बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल रही होती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके काफी इंटरनल मसाइल चल रहे होते हैं सरहद के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन लोगों ने इटालियन लोगों की काफी जगह पे कब्जा कर रखा होता है, जिसकी वजह से इनकी कशीदगी हो चुकी होती है और इटालियन अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं। वो कहता है कि मेरा देखो मुआहदा तुम्हारे साथ ये हुआ था कि अगर
कोई दूसरा मुल्क हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम एक दूसरे की मदद, लेकिन यहाँ तो खुद ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे मुल्क पे कब्जा करने जा रहा है। मैं बिल्कुल इस पे न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। तो ये दोनों मुल्क आते हैं। इस इधर रशिया का क्योंकि इत्तेहाद हुआ था फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट, जो कि उस वक्त बुश एम्पायर के नाम से थे। बुश एम्पायर के साथ ये मुआहदा होता है कि अगर ये तीनों का आपस में अलायंस होता है, जिसे अलाइड अलायंस भी कहता है, जिसमें बाद में अमेरिका भी साथ मिल जाता है। और दूसरा जो पहला इत्तेहाद होता है जिसमें जर्मन और ऑस्ट्रेलिया और इटली और बाद में ऑटोमन एम्पायर भी मिल जाता है, इसको कहते हैं सेंट्रल इत्तेहाद। अब ये अलाइड जो होते हैं, ये फ्रांस के पास जाता है रशिया के मेरी मदद करो कि और सर्बिया के ऊपर हमला करने के लिए, बोस्निया को पूरी तरह कब्जा करने के लिए आ रहा है, तुम मेरी मदद करो। ये दोनों मोल मिल, फ्रांस में उस वक्त डेमोक्रेसी होती है। फ्रांस देखता है कि ये बिला वजह जंग में कूदने वाली है, वो उस टाइम रशिया को मना कर देता है। यूं बगैर किसी जंग के 1908 में बोस्निया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह कब्जा कर लेता, और रशिया जब अकेला होता है तो वो खामोश होकर बैठ जाता है। लेकिन बोस्नियाई लोग बिल्कुल खामोश नहीं बैठते। वो एक यंग बोस्नियाई एवोल्यूशन, जो बिल्कुल नौजवान स्कूल के लड़कों की तैयार करी हुई एक एवोल्यूशन थी, अपनी आजादी की तहरीक चलाते, जिसको बैकग्राउंड पे सर्बिया भरपूर इंटेलिजेंस उसकी मदद कर रही होती है, और उसके साथ बाकायदा रशिया के भी लोग मदद कर रहे होते हैं। अब एक बगावत का मामला चल रहा होता है। बोस्निया लोग किसी भी तरह ऑस्ट्रेलिया के नीचे नहीं रहना चाह रहे। फिर वो वक्त आता है जिसमें प्रिंस फेर्डिनेंड एक दौरा करने आता है बोस्निया। जब वो बोस्निया का दौरा करने के लिए आता है, अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में जा रहा होता, तो 6 बोस्निया जो उस वक्त फ्रीडम फाइटर होते हैं, वो उसकी गाड़ी के ऊपर एक ग्रेनेड फेंकते। वो ग्रेनेड गाड़ी से टकरा कर अब पब्लिक में गिर जाता है, जिससे 20 लोग जख्मी हो जाते हैं। उसी टाइम प्रिंस फेर्डिनेंड उस वक्त के मेयर को बुलाता है और उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे शहर में हूं और तुम लोगों ने मेरा ये इस्तकबाल करा है, मुझे ये उम्मीद नहीं। वो बड़ा गुस्से में होते हैं, अपनी तमाम मीटिंग्स कैंसिल करते हैं। दूसरे दिन वो ये तय करते हैं कि मैं हॉस्पिटल में जो जख्मी है उनको देखने जाऊं। वहां जब जाने लगते हैं तो सर्बियन इंटेलिजेंस क्योंकि भरपूर मदद कर रही होती है फ्रीडम फाइटर्स की, तो उनके प्रोटोकॉल का भी कोई खास इंतजाम नहीं किया जाता, कोई उनकी सिक्योरिटी का भी नहीं। तो आगे जो प्रोटोकॉल की 2 गाड़ियां होती हैं, वो हॉस्पिटल पे जाते हुए गलत रुख इख्तियार कर लेती। अब जब वो गलत रुख इख्तियार कर लेती, प्रिंस की गाड़ी भी ठीक उसी जगह मुड़ती है, तो उसके साथ एक गार्ड होता है जो मकामी होता है, वो बता देता है कि ये गलत रास्ते पे जा रही है, हॉस्पिटल का रास्ता नहीं। इसी दौरान लेकिन जैसे ही गाड़ी मोड़ने लगती है, उस दौरान गुरेलोस प्रिंस नामी नौजवान, जो बोस्नियाई नौजवान 19 साल का नौजवान होता है, वो बिल्कुल गाड़ी के करीब आ जाता है और पे दर पे गोलियां चला के फेर्डिनेंड और उसकी वाइफ को कत्ल कर देता है। उसके इमीडिएटली ही वो गिरफ्तार भी हो जाता है। क्योंकि उसकी उम्र 20 साल से कम होती है, उसको फांसी नहीं होती और 20 साल की उसको सजा हो जाती है। दौरान ट्रायल वो बताता है कि मैं कुछ भी करूं, ऑस्ट्रेलिया के नीचे अपनी कौम को नहीं रखना, मैं आजादी दिलवाना चाहता हूं, मेरा यही मकसद है, और हम सब स्लाविक लोग मिलकर एक यूगोस्लाविया बनाना चाहते हैं। हम किसी और मुल्क के साथ तो बेशक रहेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नीचे कभी भी नहीं रहेंगे। इनके साथ ना हमारा कोई ज्योग्राफी कनेक्शन है, ना और किसी किस्म का नेशनलिज्म का कनेक्शन। अब जब ऑस्ट्रेलिया के शहंशाह को पता चलता है और वो अपने बेटे की लाश देखता है, तो वो आग बगोला हो जाता है। वो सर्बिया को अल्टीमेटम देता है कि बगैर किसी जंग के मेरे आगे सरेंडर कर दो, मैं तुम पर अब मुकम्मल तौर पे कब्जा करता हूँ। लेकिन सर्बिया इस चीज को हवा में उड़ा देता है। वो जंग के लिए तैयार होता है, कहता ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के साथ मिलके सर्बिया के ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन इस बार रशिया खामोश नहीं बैठता, रशिया भी सामने अटैक करने की पोजीशन में आता है। लड़ाई इस बार फ्रांस भी खामोश नहीं बैठता, फ्रांस भी रशिया की मदद करने आ जाता है। यूं देखते ही देखते एक से दूसरा मुल्क दूसरे को ज्वाइन करता है। जर्मन और ऑस्ट्रेलियन लोग ऑस्ट्रेलिया इटली को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन इटली यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। शुरू में ऑटोमन एम्पायर भी न्यूट्रल रहता है, लेकिन ऑटोमन एम्पायर की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम, कुछ उनके इंटरनल लोग जो जर्मन प्रो थे, जो वजीर थे, उनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से ऑटोमन एम्पायर को रशिया से, क्योंकि उनका रशिया के साथ एक पीछे से भी मामला चलता आ रहा था जंग का, तो उसको जंग में कूदना पड़ जाता है। अब ये 3 बड़ी कंट्रियां एक तरफ होती हैं, तो इसको देखकर यूनाइटेड बुश एम्पायर ये भी आके जंग में शामिल हो जाता है। आप हैरान हो गए ये एक से एक कंट्रियां क्यों ऐसे शामिल हो रही हैं। इसकी एक मेन वजह थी। असल में उस टाइम पे जितने भी एम्पायर्स थे, अब 6-7 बड़े जो कंट्रियां थी, छोटे छोटे मुल्कों को उनके जो सोर्स होते थे, चाहे उनके वहां कहीं सोना था, कहीं चांदी थी, कोई भी कीमती सोर्स मादनियात, उन पे कब्जा करने के लिए अपने अपने एम्पायर को बड़ा करते थे।
अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उस वक्त के जो उनके शहनशाह थे, उसका नाम था काज़े विलियम और नोक्लेस, और बर्तानिया के किंग जॉर्ज फाइव। ये तीनों आपस में कजन थे। है हैरानगी वाली बात ना? बिल्कुल। ये तीनों असल में इन लोगों की आपस की लड़ाई की वजह से कि मेरे पास ज्यादा इलाका है, मेरे पास ज्यादा इलाका है, इस बिना पे इनकी जंग का जो जुनून था इनमें बढ़ता जा रहा था। क्योंकि 19 का टाइम ऐसा था जिसमें सनतें बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी और असले की दौड़ में हर मुल्क, उस टाइम सबसे बड़ी मेन चीज लड़ाई झगड़े के मामला ही थे, क्योंकि असले को बहुत ज्यादा मिल रहा था, मामला मोजाइल वगैरह की टेक्नोलॉजी और जदीद गन्ने वगैरह तैयार हो रही थी। तो हर मुल्क ने उस दौरान अपनी जो फौजी क़यादत थी उसको बढ़ाने की कोशिश की। आप देखें कि 1914 से लेकर 1918 तक ये बड़े 8 अंपायर ने अपनी ताकत 4 गुना ज्यादा बढ़ाई। मतलब जिसकी फौज 1 लाख थी उसने 4 लाख करी। अब सिर्फ क्या ये वजह थी? नहीं, एक वजह ये भी थी कि इनके आपस में अलायंस बहुत ज्यादा बने हुए थे। इनके अलायंस बने हुए थे बड़े बड़े मुल्कों के। बर्तानिया जो उस वक्त बुर्श के नाम थे, बुर्श अंपायर, रशिया और फ्रांस, इन तीनों का आपस में अलायंस था। इन तीनों ने आपस में ये तय करा हुआ था कि अगर कोई दूसरा मुल्क तुम्हारे ऊपर हमला करे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये एक दोस्त दूसरे दोस्त को देख के इस तरह जंग में कूद जाते, और जंग की एक वजह ये भी बन रही थी। इसी तरह जर्मन ने भी ऑस्ट्रेलिया और ऑटोमन एम्पायर के साथ मिलके एक के पीछे एक ये खुफिया मुआहदे कर रखे थे कि ठीक है मैं तुम्हारी जंग में मदद करूंगा, और एक के बाद एक मामला इनके लड़ाई में चल रहे थे। एक वजह ये भी थी लड़ाई। दूसरी वजह ये भी थी कि उस टाइम बुर्श एम्पायर जो था उसकी दुनिया के चौथे हिस्से में, तकरीबन उनकी दुनिया के चौथे हिस्से में हुकूमत थी। क्योंकि उनमें एक बड़ा मशहूर अंग्रेजी मुहावरा भी है कि हमारी सल्तनत में सूरज नहीं डूबता, और ये हकीकत थी। क्योंकि पूरे इंडिया जो उस वक्त बड़े सगीर था, बर्तानिया से होता हुआ उधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो जगह थी इन पे बुर्श एम्पायर का कब्जा था। बुर्श एम्पायर अपनी नेवी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, समंदरों पे उसका मुकम्मल राज था। बहुत सारे उसने अपने बहरी बेड़े बना रखे थे जो जंगी लिहाज से गोला बारूद से भरे हुए थे। समंदर पे उसको पूरा अपना मामला था। अब जर्मन चूंकि उससे जायलिसी सी, जर्मन हर हाल में बर्तानिया के बराबर आना चाहता था। उसे पता था अगर जब तक मैं जर्मन को पता था जब तक मैं मुकाबला नहीं कर सकता बर्तानिया का, जब तक उसे मैं बहरी फौज में शिकस्त न दे दूं। अब 14 से लेके 18 तक जर्मन ने अपनी बहरी फौज को बहुत ज्यादा प्रमोट करा। उसने बहुत सारे अपने बहरी जहाज बनाए, सबमरीन बनाई, जो कि बर्तानिया को अब ये खुटकने लग गया कि ये ताकत में मेरे मुकाबले में है। चूंकि सबकी ताकत एक जैसी थी, सब अंपायर के पास फौज एक जैसी थी कि अगर किसी के पास 4 लाख फौज है दूसरे के पास भी 4 लाख है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जैसे बुर्श के पास ज्यादा जगह है, भाई इसने ये अफ्रीकन कंट्री पे कब्जा कर लिया, इसने ये ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा कर लिया, इसने ये कर लिया, तो दूसरा जो अंपायर होता था उसको जेलसी फील होती थी, वो भी फिर किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा करने, इस चक्कर में ये जंग की दौड़ में शामिल हो जाते। तीसरी एक और प्रॉब्लम भी थी क्योंकि इन बड़ी बड़ी ताकतों के बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ थे। जैसे फ्रांस बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और जर्मन के बिल्कुल साथ था, इटालियन बिल्कुल साथ थे, फिर बुर्श अंपायर, ऑटोमन अंपायर, रशिया अंपायर के बिल्कुल साथ था। इनके सरहदी तनाज़ात भी, क्योंकि इनका ताकत का तवाज़ुन एक दूसरे को मसल दिखाने का बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फिर सरहद पे मामूली तनाज़ात इनकी जंग की तरफ एक प्रेशर बम बन रहे थे, जो कि इस एक वाकये की वजह से जंग में कूद पड़े। शुरू में ऑटोमन अंपायर ने लड़ाई करने की कोशिश नहीं करी, तलवे साहब उन्होंने कहा, क्योंकि उस टाइम जो उनके सुल्तान थे वो अपनी सारी पावर खो चुके थे, और उनके 3 उस टाइम वज़रा थे जिनके पास मुकम्मल पावर थी, जिसमें अनवर कमाल पाशा, इस्माइल पाशा और अहमद कमाल पाशा, ये तीनों थे। ये इनमें जो इस्माइल कमाल पाशा था ये जर्मन प्रो था, और ये जर्मन के यहाँ जॉब भी कर चुका था उनकी मिलिट्री में। ये हर हाल में जर्मन के साथ इत्तेहाद करके जंग में कूदना चाहता था रशिया के खिलाफ। इसने 1-2 बार बगैर प्रोटोकॉल के, मतलब अपने इख्तियारात से नजायज फायदा उठा के बहरिया को बहुत बार हुक्म भी दिया कि रशिया के ऊपर अटैक करो। 1-2 पहले भी इनसे काफी मामला हो चुका था। तो ये इस्माइल कमाल पाशा जो होते हैं ये 1,28,000 फौज लेकर रशिया के ऊपर अटैक करने चल पड़ते हैं, जो मौसम को ना समझते हुए सर्द मौसम को इनकी फौज मुश्किलात का शिकार होती। 25,000 फौज वहां तक पहुंचने से पहले ही मर जाती सर्दी की वजह से।
बाकी 80,000 फौज जो सामने बॉर्डर पे खड़ी हुई होती, वो इन पे भारी पड़ती। अब रशिया एक जगह पे यहां से लड़ रहा था, दूसरी जगह ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहा था और तीसरे बॉर्डर पे जर्मनी के साथ। ऑस्ट्रेलिया और ऑटोमन एम्पायर को काफी हद तक उसने रोक लिया था, लेकिन जर्मन उनके इलाके में बहुत अंदर तक घुस चुके थे। जर्मन यहां से इस तरफ घुसने के बाद उसने फ्रांस की तरफ भी हमला करने का सोचा। जर्मन जंग में बहुत तेजी से आगे जाना चाहते थे, तो उन्होंने उस टाइम जो बेल्जियम था उसको कहा कि मुझे रास्ता दो, मैं फ्रांस पे बेल्जियम के रास्ते हमला करना चाहता हूँ। अब जब फ्रांस पे अटैक करने का मामला हुआ तो बर्तानिया ने भी इधर से आके आप अलायंस में शामिल होगी। बर्तानिया ने भी, अब बेल्जियम ने जब मना कर दिया तो जर्मन ने बेल्जियम के ऊपर अटैक करके फ्रांस के अंदर घुस गया, और लेकिन ये ज्यादा अंदर जा नहीं सका। फ्रांस की फौज ने इसको वापस थोड़ा धकेला और उसके बाद इन्होंने सुरंगें खोद के दोनों टनलें खोद के बैठ गए। अब इनकी 2 से 2.5 साल वहीं उन टनलों के अंदर गुजरा पूरी फौज का। ये लड़ते थे, फिर वापस अपनी टनलों में बाहर नहीं निकलते थे। इनकी जॉब, इनका खाना पीना, हफ्ता के ईस्टर के प्रोग्राम, फौज लड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उस दौरान इन्होंने आपस में खाने भी एक्सचेंज करे, लेकिन सामने एक दूसरे के बैठ। यहाँ जर्मन को कोई पेशकदमी नहीं हो रही थी, ना ही फ्रांस ये था कि अपनी दफाई पोजीशन में बैठा हुआ था, अपने इलाकों को बचा के बैठा हुआ था। यहां से जर्मन ने एक तीसरी जगह जंग छेड़ने की कोशिश की। अब ऑटोमन एम्पायर यहां तक जंग से शिकस्त हो गई, क्योंकि उसे रशिया के हाथों बुरी तरह शिकस्त के बाद अपने काफी इलाकों से हाथ धोना पड़ा। अब ऑटोमन एम्पायर काफी हद तक अपने मुआशी प्रॉब्लम की वजह से भी था, वो खुलकर किसी के खिलाफ लड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसको उस वक्त मुआशी तौर पे बर्तानिया, जर्मन और फ्रांस काफी सपोर्ट कर रहे थे। और उस टाइम पे जो 3 लोग क्यादत कर रहे थे ऑटोमन एम्पायर की, वो तीनों अलग अलग थे। एक जर्मन प्रो था, एक फ्रांसीसी प्रो था, और एक जो था बुश की तरफ उसकी रुझान था। जो उनके नेवी के थे अनवर कमाल पाशा, वो बुश एम्पायर की तरफ उनका रुझान ज्यादा था। वो नहीं चाहते थे बर्तानिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो। अब बर्तानिया तो चूंकि बहरी ताकत बहुत स्ट्रांग था, और जर्मनी चाहता था कि मैं इसे किसी भी तरह इसे एक बड़ा दचका दूं। तो बर्तानिया का एक बहरी जहाज जा रहा जिसमें 1200 पैसेंजर सवार होते हैं। जर्मन अपनी सबमरीन से उस पर मिसाइल फायर करते हैं और उसे सिर्फ 18 मिनट में डुबो देते हैं, जिसमें 118 मुसाफिर अमेरिकन भी होते हैं। अमेरिका वहां पे जर्मनी को वार्निंग देता है कि देखो मैं जंग में शामिल हो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि अब कोई बहरी हमला नहीं करना। जर्मनी उस टाइम मान लेता है, लेकिन बाद में फिर इससे पीछे हट जाता है। यहां तक अमेरिका जंग में शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन अमेरिका लाइट को भरपूर तरीके से असला फरोख्त कर रहा होता और असले में ठीक ठाक पैसा कमा रहा होता। अब जर्मन की तरफ से इतना बड़ा जहाज को एकदम तबाह कर देना, ये बर्तानिया को किसी भी तरह हजम नहीं हो रहा था। बर्तानिया जर्मन को सबक सिखाना चाह रहा था। 2 जहाज बहरी बेड़े जा रहे होते हैं, जर्मन के और बर्तानवी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये अटालियन साहिलों पे जैसे ही आते हैं, अटालियन फौज से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटालियन उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे साहिल छोड़ दो, क्योंकि उस वक्त के कवानीन यही थे। तो उस वक्त जो उन बहरी बेड़ों के सरबराह थे, जर्मन थे कमांडर, उन्होंने सोचा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि काफी कमजोर पड़ चुका था रशिया के खिलाफ जंग में, और उसकी बहरी ताकत वैसे भी बहुत कम थी। उनको ये पता चल गया कि वहां जाके हम फंस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हमारी बहरा रूम में मदद नहीं कर पाएगा। उन्होंने उधर जाने की बजाय ऑटोमन एम्पायर की तरफ रुख किया, जो दरा दानियाल से होता है, जो 61 किलोमीटर की एक पट्टी, साहिली पट्टी थी, जिसमें से वो घुसकर आगे कुस्तुनतुनिया में पहुंच गए। अब उस दौरान जो उनका जर्मन प्रो इस्माइल पाशा था, उसने जर्मन हकाम को मनाने की कोशिश की कि अगर ये दोनों जहाज हमारे हवाले कर दें आप, तो आपके जहाज भी बच जाएंगे और हम भी जंग से बच जाएंगे, हम इनको अपने खरीदा हुआ ये दिखा देंगे। लेकिन जर्मन इन मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन उससे पहले ही ये जहाज ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में चले जाते हैं। अब ये जब चले जाते हैं तो उस दौरान जर्मन इनको अतिया कर देते हैं, दोनों जहाज। यही जहाज इनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करते हैं, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर के अशराफिया और उनकी कबीना होती, वो जंग में शामिल नहीं होना चाह रही होती, क्योंकि उससे पहले वो अपने काफी मुआशी नुकसान कर चुके होते हैं। जंग के दौरान भी वो किसी किस्म की कोई जंग नहीं चाह रही होती। उनकी आवाम भी इस चीज को नहीं मान रही होती कि आवाम देख रही होती कि एक शख्स की गलत प्लानिंग की वजह से हमारे काफी मामला देखने पड़ रहे हैं। उनके अंदर काफी प्रोटेस्ट भी हो रहा था। ये सब चीजें इंटरनल तौर पर
उस टाइम ऑटोमन एम्पायर को भुगतनी पड़ रही। उनकी फौज बहुत सारी अपने इंटीरियर मसाइल में भी घुसी हुई होती है अवाम को कंट्रोल करने में, क्योंकि उस टाइम इhtजाज वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा होता है। अब बरतानिया दोनों उन जहाजों का पीछा कर रहा होता है, तो वो जहाज जब जैसे ही टर्की अपने दोनों, उस टाइम ऑटोमन एम्पायर जो होता है वो अपने बहरी फौज में शामिल कर लेते हैं, उन कमांडरों को भी जो जर्मन होते हैं उनको शामिल। अब जबकि उनकी उस टाइम की कबीना ये बात कह रही होती है कि देखो ये वो जहाज है जिनके बारे में हमारी फौज को बिल्कुल मालूमात नहीं, ये क्या इनकी मशीनरी है, किसी किस्म का कोई इनको पता ही नहीं है, क्यों अपने लिए अजाब मोल ले रहे हो जिस चीज का पता ही नहीं, लेकिन जर्मन के साथ रहना चाह रहा होता है। और फिर वही टाइम आता है कि उन दो जहाज, जो वो जहाज बहरी बेड़े होते हैं, उनको लेकर जिनमें उस्मानी परचम लगा के रशिया के बॉर्डर पे हमला कर दे। रशिया फिर एक बार ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ऐलान जंग कर देते। अब बरतानिया जब देखता है कि ऑटोमन एम्पायर खुलकर जंग के लिए आ जाता है, इधर ऑटोमन एम्पायर भी अब खुलकर जब देख लेता है कि बाहर तरीके से हम फंस चुके हैं, वो भी जंग में कूद जाता है। यहाँ पे बरतानिया ये सोचता है कि देख, अगर मुझे फ्रांस की मदद करनी, अगर हमें जर्मन को मारना है तो हमें कम से कम पहले ऑटोमन एम्पायर को खत्म करना, और इसी रास्ते से, कुस्तुनतुनिया के रास्ते से होते हुए हम जर्मन के अंदर घुस सकते हैं, जिससे जर्मन को शिकस्त हो सकती है। अब ऑटोमन एम्पायर को बहुत हल्का समझकर उस टाइम विंस्टन चर्चिल जो कमांडर होते हैं पूरा मंसूबा बनाते हैं उस ऑटोमन एम्पायर पे हमला करने का। वो अपनी बहरी फौज के काफी बहरी बेड़े लेकर ऑटोमन एम्पायर के साहिल पे आ जाते हैं लड़ने के लिए। उनको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सारे वो पुराने जहाज ही लेके आ जाते हैं, वो बहुत कमजोर समझ बैठते हैं, मुआशी तौर पे जरूर कमजोर होते हैं, लेकिन उस्मानी अपनी हिफाजत करने में बहुत स्ट्रांग नजर आते हैं। उन्होंने समंदर के अंदर मोहिंज लगाई हुई होती, 3 बेड़े तो उन मोहिंज के साथ टकरा के तबाह हो जाते हैं। आगे के उसके बाद के 3 उनको अब भारी असला बारूद से तबाह, क्योंकि वो खुद भी असला बारूद काफी लाद के लाए थे। उनका यही इरादा था कि हम फायरिंग करके साहिली इलाकों पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो उल्टा पड़ गया और बुरी तरह शिकस्त हुई। विंस्टन चर्चिल को वहां से वापस जाना पड़ा और वहां से वो रिजाइन भी कर देता है। उसके बाद नए कमांडर ये बर्श एम्पायर को ये पता चल जाता है कि नई फौज, बिल्कुल हमें बड़ी फौज भी उतारनी पड़ेगी इनके सालों में, वरना हम इस तरह उस ऑटोमन एम्पायर को कब्जा नहीं कर पाएंगे। अब ऑटोमन एम्पायर को भी ये बात पता चल जाती है कि ये यहाँ से नाकामी के बाद ये हमारे ऊपर साहिली फौज जरूर उतारेंगे, वो पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। अब और उस टाइम बर्श एम्पायर जो उसके नीचे जो उसकी कॉलोनियां होती है उनको उन वहां के लोगों को वो फौज में शामिल करता है, जो उस वक्त न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वगैरह, जो अभी पाकिस्तान, इंडिया और बरसगीर पूरा, यहाँ से काफी लोगों को इकट्ठा करके 2-2.5 लाख फौज इकट्ठी करता है और उसको 3 कैटेगरी में शामिल है। उसके साथ फ्रांस फौज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया फौज का एक ग्रुप और बरसगीर की फौज का एक ग्रुप बना के गैलोगोलिया की, अनातोलिया की सरहदों पे उतार देता है। लेकिन यहाँ पे भी वो पूरी तरह तैयार बैठे हुए होते हैं, वो पूरी तरह पहले इनको सरहदों में उतरने देते हैं, साहिलों पे उतरने देते हैं और उसके बाद फायरिंग करके लाशों के ढेर में तक कर देते हैं। यहाँ भी बुरी तरह इनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ फौज जो होती है वह जुजवी तौर पे कब्जा करके बैठ जाती है दिफाई पोजीशन में, टर्नल खोद के। अब दूसरी तरफ तरक फौज भी बैठ जाती है, उनको मौसूल कर देती है। अब वहां कमांडर अपने बर्श एम्पायर के साथ कोई प्रॉब्लम की वजह से रिजाइन कर देता है, दूसरा कमांडर को भेजा जाता है, शायद वो जंग में कोई पेशरफ्त कर सके। वो कहता है कि यहाँ पे ये फौज क्योंकि काफी हद तक जाया हो चुकी है, तो मैं अब मुझे और कमक चाहिए पीछे से, जो मैं इस पे अटैक कर सकूं, तुर्कों को पीछे धकेल सकूं, वरना और कोई सूरत मुझे नजर नहीं आ रही, इस फौज के साथ मैं अंदर नहीं घुस सकता। तो उसको मजीद फौज दी जाती। बहुत सारी फौज तो पहले ही खो चुका होता है बरतानिया इस जंग में। अब यहाँ पे बरतानिया काफी हद तक कमजोर हो चुका था। जर्मन के साथ लड़के इतना कमजोर नहीं होता जितना तुर्कों के साथ, जो सबसे उस टाइम पे कमजोर अंपायर होता है, उससे लड़के सबसे ताकतवर जो अंपायर होता है वो कमजोर पड़ रहा होता है। अब जब वो पीछे से नई कमक भेजता है तो उसको भी तुर्क बुरी तरह मारते हैं और उनको भी थोड़ा सा तुर्क पीछे हट जाते हैं, वो जगह दे देते हैं, लेकिन बहुत जल्द वापस रिटर्न 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा उनको फिर वहीं पे लाके खड़ा कर देते हैं। यहाँ से बरतानिया को वाज़े अपनी शिकस्त नजर आ जाती है, उनको पता चल जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ वहां रशिया में भी इनकलाब आ चुका होता है, उनके सदर, उनका जो आखिरी शहंशाह होता है उनको हटा दिया जाता है और सदर बन जाता है। जो नया सदर होता है वो जंग के बिल्कुल हक में नहीं होता, वो जंगबंदी का ऐलान कर देता है। रशिया चूंकि बॉटम अंपायर को शिकस्त दे चुका होता है और ऑस्ट्रेलिया को भी सर्बिया के मकाम पे सही शिकस्त दे चुका होता है, लेकिन जर्मन बहुत अंदर तक घुस चुके होते हैं, मास्को तक घुस चुके होते हैं। वहां से
रशिया को जर्मन से तो तकरीबन शिकस्त ही हो जाती है, लेकिन चूंकि ये 2 अंपायर से जीत चुका होता है तो इस वजह से कुछ उसकी साख बच जाती है। लेकिन जंगबंदी के ऐलान की वजह से उसे जर्मन को काफी अपना इलाका देना पड़ जाता है, वो जंगबंदी से पीछे हट जाता है रशिया। अब बोर्श अंपायर बच जाती है जंग में, और फ्रांस, ये दोनों मिलकर लड़ रहे होते हैं। अब फ्रांस भी अंपायर भी तकरीबन तीन साल से जर्मन के सामने एक जगह पे बैठी हुई, उसमें ना आगे जा रहे ना पीछे। इस जंग में सबसे ज्यादा जो जानी नुकसान हो रहा था वो जर्मन और फ्रांसीसी का हो रहा, क्योंकि दोनों के अंदर जंग लगी हुई थी। बुश एम्पायर भी बाहर से आके लड़ रहा था और रशियन भी बाहर से आके लड़ रहे थे, और बाकी ऑस्ट्रेलिया हंगरी भी बाहर जाके ही लड़ रहा था। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा था ये इनका ही हो रहा था। अब रशिया के हाथों शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया हंगरी को भी अपने को बहुत सारे इलाके खोने पड़ जाते हैं, जिसमें बहुत सारी उनकी इलाके, बॉटम अंपायर के भी बहुत सारे इलाके खोने पड़ जाते हैं, जिसमें बल्गारिया वगैरह निकल जाते हैं। अब जर्मन जो है उस दौरान एक नई चाल चलते हैं, वो इस जंग को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। वो एक रशिया के सदर को जब देखते हैं कि सरेंडर कर चुका है तो उसके साथ ताल्लुकात बहाल करने चाहते हैं। उसे एक टेलीग्राम भेजता है कि अगर रशिया हमारे साथ मिल जाए तो मैं उसको उसके सारे इलाके वापस कर दूंगा, बदले में उसे अमेरिका के खिलाफ मैं जंग करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। अब ये टेलीग्राम किसी भी तरह अमेरिका के पास पहुंच जाता है। अमेरिका जब ये टेलीग्राम देखता है तो वो जंग का ऐलान कर देता है जर्मन के खिलाफ। अब जर्मन चाहते हैं कि अमेरिका, क्योंकि आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, वो बहरी जहाजों के जरिए फ्रांस के साहिलों पे आना था। उसे पता होता है कि जब तक ये अमेरिकन आए मैं उस टाइम तक कुछ भी करके फ्रांस को मुकम्मल तौर पे हथियार फेंकने में मजबूर। लेकिन उस दौरान बुश एम्पायर चूंकि ऑटम एम्पायर से हट चुकी होती है, वो भरपूर मदद करती है फ्रेंच को उतनी देर तक रोकने के लिए। लेकिन फ्रेंच का काफी नुकसान हो चुका होता है, लेकिन जर्मन पूरी तरह उस पर कब्जा नहीं करता। तब तक अमेरिका आ जाता। अमेरिका की फौज बिल्कुल ताजा दम होती है, क्योंकि 3 साल में वो बिल्कुल किसी जंग का हिस्सा नहीं बने। वो बुरी तरह आके जर्मन को मारते हैं और उनको वापस धकेल देते हैं जर्मनी के अंदर। जर्मन को अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आने लग जाती है तो जर्मन सरेंडर कर देते हैं। जर्मन की शिकस्त कुछ शराइत के ऊपर तय होती है, क्योंकि इस जंग में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो फ्रांस का हुआ था और जर्मन का हुआ था। तो इसके बदले में फ्रांस को बाहरी मुआवजा देने अमेरिका, शराइत बहुत सारे मुल्क जो उस वक्त बड़े बड़े होते हैं, वो ये तय करता है कि जर्मन को इतना पैसा देना पड़ेगा, जंग बंदी का हो जाता। इस जंग के दौरान 2 करोड़ 20 लाख लोग मर जाते हैं और 2 करोड़ तकरीबन 50 लाख लोग जख्मी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। बहुत सारे मुल्क तबाह हो जाते हैं और बहुत सारे नए मुल्क बन जाते हैं। और बड़ी बड़ी जो ऑटम अंपायर्स वगैरह होते हैं, इनमें से ऑटम अंपायर और बहुत सारे अंपायर हैं जो टूट जाते हैं, जिसमें ऑटम अंपायर चूंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे मामलात में मुदाखलत होती है, जिसकी वजह से हज्जाज का हाथ धोना पड़ जाता। हसन बिन अली को लाके हज्जाज से बॉटम अंपायर से छिन जाए। बॉटम अंपायर एक मखसूस जगह पे रह जाता। बॉटम अंपायर ने जितनी भी लड़ाई लड़ी होती है, बरी फौज ने जितनी भी शिकस्त दी होती है, उस सारी को क़यादत कर रहा था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो बाद में अतातुर्क के नाम से भी मशहूर हुआ, जिसने जदीद तुर्की की बुनियाद भी रखी। अब ये सब रेडियो वगैरह जो था ये नया इजाद भी हुआ, लेकिन इस जंग में जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि यूरोपियन कंट्रियों में मर्दों की तादाद बिल्कुल कम हो गई। 20 से 30 साल नौजवान बहुत कम रह गए, औरतें बहुत ज्यादा हो गई, मर्द बहुत कम रह गए, क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी जंग की नजर हो गई थी। वर्ल्ड वार 1 का इतना ही था।